हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इसके आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सुपर इंपॉर्टेंट हमारे 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपको एक आधे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाले हैं। ओके, तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली उसको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, फटाफट से रिवाइज करते हैं और उसमें लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, लॉन्ग भी रहेंगे, शॉर्ट भी रहेंगे। तो आइए समझते हैं 10 क्वेश्चंस को। और इसी तरीके से आपको जो पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी हमने अपलोड किया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से इसको देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता है कि नेतृत्व की अवधारणा लिखिए। अवधारणा में भी हमको अवधारणा अर्थ परिभाषा लिखनी होती है। नेतृत्व का अर्थ क्या है? देखिए, नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप। नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? लीडरशिप। लीडरशिप किससे बना है? लीडरशिप शब्द हमारा बना है लीडर से, यानी कि नेता से। तो जो नेतृत्व करे, जो ग्रुप का नेता होता है, उसे कहते हैं कि वो ग्रुप का नेतृत्व कर रहा है, यानी कि वो नेता है। देखिए, नेतृत्व में नेता अपने सहयोगियों के व्यवहार को परिवर्तित करता है। व्यवहार को परिवर्तित कैसे करता है? जो नेता होता है भाई, वो ग्रुप को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए जिस तरीके की बात रखता है, ग्रुप मेंबर्स को वो बात माननी पड़ती है, उसकी हाँ में हाँ करनी पड़ती है। ठीक है, उसके हिसाब से चलना होता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है उनके। शाब्दिक दृष्टि से नेता शब्द का अर्थ है नियतेह अनेन, अर्थात जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे उसको नेता कहते हैं। इस प्रकार नेता वो व्यक्ति है जो स्वयं आदर्श रूप होकर के दूसरों को भी आदर्श की ओर ले जाता है, नेता कहलाता है। नेता को अंग्रेजी में लीडर कहा जाता है। लीडर शब्द का अर्थ होता है जो अग्रसर करता है, वन हु लीड्स, जो पथ प्रदर्शन करता है, जो रास्ता दिखाता है, उसे नेता कहते हैं। ओके, देखिए, अतः लीडर शब्द भी मार्ग प्रदर्शक, नायक, अग्रसर करने वाला, नेता, नेतृत्व करने वाला आदि अर्थों को प्रकट करता है। यानी कि जो शब्द ये लीडर है, ये कई अर्थों को प्रकट करता है। मार्ग प्रदर्शक भी कहते हैं, नायक भी कहते हैं, अग्रसर करने वाला भी होता है, इस तरीके से। अतः जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए या जिसमें आदर्श व्यवहार की क्षमता हो, वो नेता कहलाता है। इस प्रकार नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है। वह व्यवहार अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अधिकतर प्रभावित करता है और यह व्यवहार नेता में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो डेफिनेशन है वो तो आपको रटनी ही पड़ेगी। चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह व्यक्तियों और उनकी क्रियाओं को संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने में मार्गदर्शन करता है, वो नेतृत्व कहलाता है। चेस्टर बर्नार्ड की डेफिनेशन है। उसके बाद कुंटस एवं ओडोनेल की डेफिनेशन है, नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, भाई अगर आप किसी ग्रुप को लीडरशिप कर रहे हैं, नेता हैं आप, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा, कोई ना कोई मंजिल तो होगी जहां तक आपको पहुंचना होगा। तो उसकी प्राप्ति के लिए संदेश के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनको प्रभावित करने की योग्यता आपके अंदर है, तो आप नेतृत्व कर रहे हैं, इसी को नेतृत्व कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ अर्थ परिभाषा पूछ रहा था तो हमने इसमें अर्थ परिभाषा लिख दी। थोड़ा सा बताते हैं आपको हमारे कंटेंट के बारे में। देखिए, यदि आप बीएड थर्ड सेमेस्टर, जाहिर सी बात, यदि क्या मतलब बीएड थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं ही आप, ठीक है, तो बीएड थर्ड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी से यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए पेड कंटेंट अवेलेबल है। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट दे दिया जाता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे दिए जाते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दे दिया जाता है। ये सारा मटेरियल आपको एक जगह मिल जाता है। ठीक है, उसके लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स दोनों पेपर के आपको दिए जाते हैं। ठीक है, और
ध्यान रहे, नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई भी कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जितना हम कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा में प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए चाहे आपका घर परिवार हो, समाज हो, विद्यालय हो, कोई संस्था हो, यदि मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो ना आपका संस्था चल पाएगी, ना आपका परिवार चल पाएगा। जिस घर परिवार में मैनेजमेंट नहीं होता है वह परिवार भी नहीं चल पाता है। ठीक है, उस परिवार के सदस्य भी नहीं चल पाते हैं, वो संस्था नहीं चल पाती है। तो मैनेजमेंट, यदि हमारी लाइफ में भी मैनेजमेंट नहीं है तो हमारी लाइफ भी जो है ठीक तरीके से हम आगे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैनेजमेंट जो शब्द है, जो ये प्रबंधन का शब्द है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको हमें शिक्षा के क्षेत्र में बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करता है। भाई विद्यालय, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, मैनेजमेंट ही तो है जिसके माध्यम से इतने सारे हजारों बच्चों को जो है कि एक साथ यूनिटी बना करके रखा जाता है। एंड समय पर हर चीज़ होती है, समय पर पीरियड खत्म होता है, समय पर हाफ टाइम होता है, समय पर छुट्टी होती है, समय पर विद्यालय लगता है, हर चीज़ टाइम टू टाइम। किसके माध्यम से? मैनेजमेंट के माध्यम से। शिक्षा में प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शिक्षा में प्रबंधन एक क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। जो मैनेजमेंट होता है उसका एक उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य होता है कि हम समय पर अपने सेमेस्टर को, अपने एग्जाम्स को ख़त्म करके नया सेमेस्टर शुरू करें, हम अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स दिला पाएँ, हमारे बच्चे आगे पहुंच पाएँ। तो उद्देश्यपूर्ण है जिससे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा में जो मैनेजमेंट है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा में प्रबंधन मानवीय और भौतिक संसाधनों के सामूहिक प्रयास का ही एक तो प्रतिफल है। मानवीय में आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल है ना, और जो भी लाइब्रेरियन हैं, जो भी हैं, चपरासी हैं, सब कुछ ये सभी क्या है? मानवीय संसाधन है। भौतिक में क्या है? आपके फर्नीचर हो गया, है ना, आपकी बिल्डिंग हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब भौतिक में आ जाती हैं। तो मानवीय और भौतिक संसाधनों का जो सामूहिक प्रयास मिलकर के मैनेजमेंट को कंप्लीट करता है। शिक्षा में प्रबंधन सभी स्तरों के लिए आवश्यक है, चाहे वो जूनियर लेवल हो, चाहे वो सीनियर लेवल हो, कोई भी हो। शिक्षा में प्रबंधन क्या है? एक विशेष प्रक्रिया है। शिक्षा में प्रबंधन की सफलता विद्यालय के विकास को गति देती है। यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो जाहिर सी बात है आपका विद्यालय प्रोग्रेस करता चला जाएगा। यदि मैनेजमेंट ढीला है तो विद्यालय में क्या है? रोज बच्चे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, है ना, कोई टीचर को उल्टा सीधा बोलेगा, तो मतलब सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा और जो विद्यालय है वो भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। शिक्षा में प्रबंधन संगठन की आवश्यकता होती है। शिक्षा में प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा शिक्षा में प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शिक्षक एक कक्ष प्रबंधक के रूप में इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। जो टीचर है वो क्लासरूम मैनेजमेंट के रूप में है। यहाँ पे देखिए, सामान्य दृष्टि से शिक्षक का उत्तरदायित्व पाठ्य विषयों का शिक्षण होता है कि वह अपने सब्जेक्ट्स को टीच करे अच्छे से, परंतु प्रत्येक शिक्षक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा के अंदर मेज, कुर्सी आदि व्यवस्थित हैं या नहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि टेबल के ऊपर टेबल रखे हैं। छात्रों के बैठने का आसन सही है या नहीं, ठीक है। ऐसा है कोई पता लगे टेबल पे सो रहा है, दो पीछे बैठे वो खाना खा रहे हैं। छात्रों का व्यवहार, आचरण और कक्षा नियंत्रण के नियम उपयुक्त हैं अथवा नहीं है। ये सभी चीज़ें एक टीचर को देखनी होती हैं। शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करते समय और बाहर निकलते समय सब व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे ही टीचर ने एंट्री की, बच्चे खड़े हुए, गुड मॉर्निंग बोला, तो सभी एक साथ खड़े हों, एक साथ गुड मॉर्निंग बोलें, एक साथ बैठ जाएं। यदि नहीं है तो व्यवस्थित करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक एक कक्ष प्रबंधक के रूप में काम करता है। ओके, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट है फोर्थ वन क्वेश्चन कहता है कि संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। देखिए, संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। भाई अगर कम्युनिकेशन ना हो, वार्तालाप ना हो, बातचीत ना हो, टीचर और विद्यार्थी के बीच में यदि इंटरेक्शन ना हो,
ठीक है, तो कैसे शिक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती है ना, वो तो वही तो आधार है। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों की कल्पना नहीं की जा सकती, ना तो एजुकेशन की ना टीचिंग की। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से मानी जाती है। कम्युनिस शब्द का अभिप्राय होता है कॉमन या फिर सामान्य। अतः कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति जो है एक दूसरे से वार्तालाप करता है, अपने विचारों के एक दूसरे के समक्ष रखता है। ओके, यही कम्युनिकेशन है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो विद्यार्थी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बालक टीचर कैसे उसका रिस्पॉन्स करेंगे। संप्रेषण प्रेषण करने की, विचार विनिमय करने की। क्या लिखा है? संप्रेषण प्रेषण करने की, विचार विनिमय करने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की और दूसरों की बातें सुनने की, विचारों, अभिवृत्तियों, संवेदनाओं और सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की एक प्रक्रिया है। सिंपल सी बात है, विचार विनिमय होते हैं, एक दूसरे तक विचार पहुंचाए जाते हैं, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाई जाती है, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं, हम कहते हैं, सुनते भी हैं। लुगिस और वीगल के अकॉर्डिंग कहा गया है संप्रेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों और निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों और अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। ओके, एडगर डेले के अकॉर्डिंग संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों और भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की एक प्रक्रिया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेंगे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मध्याह्न भोजन योजना के क्या उद्देश्य हैं, स्पष्ट कीजिए। मध्याह्न भोजन योजना नंबर 1 तो बच्चों के प्राथमिक स्कूलों में नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में रोके रखना, क्योंकि बच्चा जब ये मिड डे मील नहीं था तो बच्चे क्या करते, दोपहर में खाना खाने जाते थे और फिर वहीं घर पे रुक जाते थे, दोबारा लौट करके नहीं आते थे। इनसे उनकी शिक्षा बाधित होती थी। अब क्या है, भोजन भी दिया जा रहा है तो विद्यालय में बच्चे खाना भी पढ़ते भी हैं, खाना भी खाते हैं और अपनी पूरी पढ़ाई करके जाते हैं। और इस स्तर पर होने वाले अपव्यय को कम करना। ठीक है, बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि करना कि भैया जाओ, खाना भी मिल रहा है, स्कूल भी मिल रहा है, ड्रेस भी मिल रही है, किताबें मिल रही हैं, बैग मिल रहा है। बच्चों को पौष्टिक आहार द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, क्योंकि कुछ गरीब घर के बच्चे जिन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, पौष्टिक आहार के पर्याप्त मात्रा में भोजन ही नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे मिड डे मील का उद्देश्य है कि बालकों को पौष्टिक आहार दिया जाए जिससे बच्चे स्वस्थ रहें। बच्चों की एक स्थान पर एक साथ भोजन व्यवस्था कर उनमें जाति भेद कम करना, उनके बीच भ्रातृत्व भाईचारा पैदा करना। यानी कि जब बच्चे एक साथ बैठ, क्योंकि एक विद्यालय में अलग अलग जाति धर्म समूह लिंग के बच्चे होते हैं। अब वो विद्यालय में क्या है कि अलग अलग जाति धर्म समूह के बच्चे एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो जाति भेदभाव है वह समाप्त हो जाता है और उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग, भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना पैदा होती है। ये उद्देश्य है मध्याह्न भोजन योजना के। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके अंदर आप खुद लिख लेंगे, जितना आपको लिखना है सब कुछ आप पढ़ करके नहीं जा सकते। कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस टॉपिक के अंदर क्या कहा जा रहा है, किस टॉपिक किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड है, किस बात को लेकर इसमें जिक्र हुआ है। इन सब चीज़ों को समझिए और समझ करके जब आप जाएंगे तो अपने पेपर को अच्छे से कर पाएंगे, रट करके जाएंगे, आधा छोड़ करके आएंगे। ठीक, प्रशासन। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। शैक्षिक प्रशासन क्या होता है? शैक्षिक प्रशासन दो शब्दों शिक्षा और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के योग से बना है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। यह एडुकेटम शब्द ई और डूको के शब्द के योग से बना है। ठीक है, जहाँ पे ई का अर्थ है अंदर से और डूको का अर्थ है बाहर की ओर या आगे बढ़ना या अग्रसर करना। ठीक है, तो इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना। ठीक है,
ओके, जो आपको पेड कंटेंट दिया जा रहा है उसमें ये क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी आपको दी जाती है, ताकि आप कम समय में एक बार फटाफट रिवाइज करके क्वेश्चन आंसर को और अपना एग्जाम देने चले जाएं। ओके, देखिए ये हमने समझा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब हम समझेंगे प्रशासन शब्द अंग्रेजी प्रशासन का अर्थ क्या है। देखिए प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना, सेवा करना या निर्देशन देना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना। इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का शाब्दिक अर्थ दूसरों की सेवा करना या अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की एक कला है। शिक्षा और प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा एवं प्रक्रिया से ही होता है। शिक्षा और प्रशासन का संबंध किससे होता है? शिक्षा और प्रक्रिया। अतः शिक्षा के क्षेत्र में संगठन जिस ढांचे को खड़ा करता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो संगठन होता है वो संगठन जो स्ट्रक्चर तैयार करता है, जो ढांचा खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे व्यवहार में लाता है, उस पर काम करता है, सहायता देता है, जिससे अधिक से अधिक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। फॉक्स, वेश और रफनर के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रशासन एक सेवा कार्य है, जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावशाली ढंग से, जो भी शिक्षा प्रक्रिया के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको उनकी प्राप्ति होती है, वो भी इफेक्टिव तरीके से प्रभावशाली ढंग से उनकी प्राप्ति हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या है उसको समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका का उल्लेख कीजिए। प्रशासक एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रिंसिपल होता है उसके क्या काम होते हैं समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। संसार में गिने चुने ही व्यक्ति हैं जिनके उत्तरदायित्व और कार्य प्राचार्य से अधिक, बहुत कम ऐसे गिने चुने व्यक्ति हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानाचार्य से कम हो, प्राचार्य से कम हो। ये कथन सत्य है कि राष्ट्र का निर्माण ना तो विधानसभा और संसद, ना ही किसी कारखाने और उद्योग में होता है, जबकि राष्ट्र के भाग्य और राष्ट्र का निर्माण विद्यालय की कक्षा में ही होता है। बहुत अच्छी लाइनें लिखिएगा जरूर। राष्ट्र का निर्माण ना तो विधानसभा, ना संसद, ना किसी कारखाने उद्योग में होता है। अरे राष्ट्र के भाग्य और राष्ट्र का निर्माण तो विद्यालय की कक्षा में होता है। भावी समाज का निर्माण विद्यालय में होता है। जो आने वाला समाज है वह किस तरीके का होगा, इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? विद्यालय में हो रहा है। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं वही तो समाज के सर्वे सर्वा बनेंगे, है ना। कल को वही तो पीढ़ी आगे आएगी, तो वो समाज कैसा होगा ये विद्यालय तय कर रहे हैं। ओके, जबकि समाज और राष्ट्र प्राचार्य के उत्तरदायित्व कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये स्वाभाविक है कि प्राचार्य अपने कार्यों से राष्ट्र का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राचार्य का अच्छा, विद्यालय को क्या कहा गया है? विद्यालय ही तो है जो समाज का लघु रूप है। विद्यालय को छोटा समाज या लघु रूप कहा गया है समाज का। प्राचार्य का प्रथम कर्तव्य शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना। प्राचार्य का सबसे पहला कर्तव्य तो यही है कि जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जाए। हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आए, अच्छी परसेंटेज जाए, जिससे हमारे विद्यालय का, हमारी संस्था का नाम हो। समाज और राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों को प्राप्त करना है, आदर्शों का अनुसरण करना है, मानकों का अनुपालन करना है, जिससे अपेक्षित समाज को तैयार कर सके। प्राचार्य विद्यालय की शिक्षा को नेतृत्व प्रदान करता है, एक लीडर की भूमिका निभाता है। प्राचार्य निम्नलिखित कार्यों को करके अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। क्या करता है प्राचार्य? देखिए प्राचार्य के मुख्य 5 काम बताए गए हैं। एक तो प्लानिंग करना, नियोजन करना। प्लानिंग में जो प्राचार्य है किस टीचर को क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, किस समय पे जो है कि एग्जाम होना है, कौन सा सेमेस्टर कब लागू होगा, बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी होती हैं उसको। प्रशासनिक कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग फंक्शंस होते हैं, व्यवस्था करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग, पर्यवेक्षण या फिर निर्देशन कार्य, डायरेक्शन फंक्शन, गाइडेंस का काम होता है, मूल्यांकन या फिर नियंत्रण कार्य। ये सभी काम किसके हैं? प्राचार्य के काम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विद्यालय समय तालिका में शिक्षक की क्या भूमिका है, लिखिए। विद्यालय जो टाइम टेबल होता है उसमें टीचर का क्या रोल होता है? देखिए क्वेश्चन कहता है समय तालिका का निर्माण इसलिए किया जाता है कि सभी शिक्षक अपनी भूमिकाओं के
उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें। भाई टाइम टेबल तैयार कर दिया गया, जिस टीचर को जो भी सब्जेक्ट दिया गया है वह पूरी ईमानदारी के साथ अपने सब्जेक्ट को उचित समय पर कंप्लीट करे। समय तालिका में शिक्षक की प्रमुख भूमिका इस प्रकार है। शिक्षक को किन पाठ्यक्रमों को पढ़ाना और किन कक्षाओं को पढ़ाना है, इन्हें भी शिक्षक अपनी डायरी में लिख लेता है। यानी जो भी तय किया गया है कि कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वो टीचर क्या करता है कि अपने सब्जेक्ट्स, अपने क्लास टाइमिंग्स अपनी डायरी में लिख लेता है। यह प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य हो जाता है कि समय तालिका के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। जो भी आपको पीरियड दिया गया है, जो सब्जेक्ट दिया गया है, आप उसको सही समय पर सही तरीके से पढ़ाएं। समय तालिका से टीचर अपने कार्यभार का भी आकलन कर लेता है कि मेरे ऊपर कितना वर्कलोड है, मुझे कितना काम करना है, ठीक है, मुझे कितना सिलेबस कितने समय में ख़त्म करना है। ओके, इससे उसे अपने काम की जानकारी हो पाती है। शिक्षक को ये भी देखना होता है कि व्यक्ति कालांश में कोई व्यवस्था तो नहीं है जो उसे उस घंटे में करना है, यानी कि कोई एक्टिविटी तो नहीं है जो मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ाते समय ये एक्टिविटी भी करानी है, वो भी उसमें मेंशन होता है। तो ये काम होता है एक टीचर का, एक टाइम टेबल में एक टीचर का ये रोल होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय और समाज के बीच क्या संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विद्यालय, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, अब हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर के आए हैं। ओके, तो अब ये जितने भी हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, आप एक भी क्लास क्वेश्चन आंसर की छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर ही हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिला पाएंगे। और केवल 2 सब्जेक्ट हैं, गोल्डन टाइम है, जितना कर सकते हो कर लो, वरना 4th सेमेस्टर में आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट रहेंगे 4, ठीक है, जिसमें आपको सन याद करने होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस याद करने होंगे, बहुत कुछ सिलेबस बहुत बड़ा है 4th सेमेस्टर में। तो ये सोच लो कि बहुत अच्छे से जितना यहाँ कवर कर सकते हो कर लो। विद्यालय और समाज के बीच क्या संबंध है? अरे विद्यालय समाज के बीच संबंध क्या है? समाज तो समाज है ही, विद्यालय भी तो समाज का एक छोटा रूप होता है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। विद्यालय और समाज का घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करता है। जो समाज है वो स्वयं को जीवित रखने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करता है कि हमारा अस्तित्व बना रहे, एक अच्छा समाज बना रहे। विद्यालय समाज की मांगों को पूरा करके स्थिरता प्राप्त करता है। विद्यालय समाज की संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करता है, क्योंकि विद्यालय में हमको पढ़ाया जाता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको हम फॉलो करें, उसका पालन करें, उसको बचा करके रखें, उसको अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना है। विद्यालय के माध्यम से समाज आधारभूत सामाजिक स्थायित्व प्राप्त करता है और अपनी परंपराएं, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियाँ एवं अपेक्षाओं का रखरखाव एवं उन्हें सुरक्षित भी रखता है। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, संगठन क्या होता है? और आप ज़रूर ये बता करके जाएंगे कि आपको क्लास कैसी रही, ये क्लास कैसी रही, कमेंट करके जाएंगे एंड लाइक आप जरूर करेंगे, ठीक है। संगठन से आपका क्या अभिप्राय है? संगठन से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जो प्रशासन द्वारा भौतिक और मानवीय संसाधनों को जुटाने के लिए की जाती है। संगठन क्या है? देखिए, संगठन अगर 4, 6, 10 लोगों का जो ग्रुप तैयार किया गया वो क्या है? वो एक संगठन है। संगठन होता क्या है? तो संगठन वो होता है जो प्रशासन के द्वारा भौतिक और मानवीय साधनों को जुटाने के लिए की जाती है। संगठन प्रशासन का द्वितीय आधारभूत काम होता है। ये कार्य 2 रूपों में, एक तो मानवीय संगठन हो गया, दूसरा भौतिक संगठन हो गया। मानवीय में मानव होते हैं और भौतिकी में बाकी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपके समक्ष लिखा हुआ है, प्रथम में मानवीय संगठन में जैसे शिक्षक हैं, कर्मचारीगण हो गए, शिक्षा समितियाँ हो गई, छात्रगण हो गए, अन्य संबंधित मानवीय तत्व जैसे चपरासी वगैरह हो गए, लाइब्रेरियन हो गया, ये सभी चीज़ें, इसमें वार्डन हो गया, ये सब चीज़ें मानवीय संगठन में आ जाती हैं। दूसरी जो भौतिक संगठन है, भौतिक संगठन में भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और अन्य जितनी भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो सारा भौतिक संगठन में आ जाता है। ओके, तो संगठन जो है वो इन दोनों तत्वों में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। जब मानवीय और भौतिक दोनों चीज़ों में जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तब तक शिक्षा प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है, और इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उद्देश्य प्राप्ति में कोई असुविधा ना हो। ये व्यवस्था औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में संभव है। मैकफॉर्लैंड के अकॉर्डिंग मनुष्यों का एक पहचान समूह जो अपने प्रयत्नों को उद्देश्य प्राप्ति में लगाता है संगठन कहलाता है।
डॉक्टर एस एन मुखर्जी के अनुसार संगठन कार्य करने की मशीन है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था करने से संबंधित होता है ताकि समग्र कार्यक्रम का संचालन किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 10 क्वेश्चंस थे ये हमारे कंप्लीट होते हैं। ओके, एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास जो है वो सेकंड पेपर की मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया, पेड कंटेंट में आपको सारा मटेरियल एक जगह मिल जाता है जिसमें आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों की तैयारी नहीं हुई है वो अगर सिर्फ हमारा कंटेंट पढ़ लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर भी अगर पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।